अच्छा जी, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग किस तरह होता है। यह सक्शन पंप मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। सक्शन पंप मैकेनिज़्म इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ मीनिंग देता है। सक्शन मतलब सकिंग ऑफ एयर और पंप मतलब एक्सहेल ऑफ एयर मतलब इनहेलेशन भी इसमें होता है और इनमें पंप एयर को भी पंप कर सकते हैं हम, एक्सहेलेशन भी होता है। ठीक हो गया। तो ये सक्शन पंप मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास ये ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। इनमें हमारे पास दो पेज है, इनहेलेशन और या इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। तो इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इनमें क्या क्या इवेंट हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रीथिंग मसल, इनमें कुछ मसल यूज़ होते हैं, वैसे तो बेशुमार मसल इसमें यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मसल ऑफ हेड, नेक, थोरेसिक वगैरह, इन तमाम मसल जो है यूज़ होते हैं। पर इनमें जो इम्पोर्टेंट मसल है वो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल है और डायफ्राम एक्सेसरी मसल जो है। ठीक हो गया। तो पेजेस की तरफ आते हैं। हमारे पास ब्रीथिंग में दो पेज है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक हो गया। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। डिफिनेशन की तरफ आते हैं। इंस्पायरेशन एन एक्टिव प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक हो गया। इन इंस्पायरेशन में हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रोलिंग सेंटर इंस्पायरेशन हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर लोकेटेड इन वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडोला। मेडोला के वेंट्रल पोर्शन में इंस्पायरेटरी सेंटर होता है और ये हमारे पास इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इंस्पायरेशन के लिए जो स्टिमुलस है वो हमारे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड होता है। ठीक हो गया। अब ब्लड में हमारे पास CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारे पास पहले आएगा तो फिर बाद में जाएगा। तो हमारे पास ये CO2 फिर नेक्स्ट फेज में हमारे पास हमारे बॉडी से एक्सपेल होगा। ठीक हो गया। तो पहले हमारे पास ऑक्सीजन एंटर होगा तो बाद में हमारे पास CO2 फिर एक्सहेल होगा। इसलिए हमारे पास ये स्टिमुलस है फॉर इनहेलेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो इवेंट हमारे पास होते हैं वो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल हमारे पास इसमें कंट्रैक्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इनमें बेशुमार इवेंट होते हैं तो चले पढ़ते पहले इंटरकोस्टल मसल में क्या चेंजेस आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंस्पायरेटरी सेंटर सेंड इम्पल्स थ्रू इंटरकोस्टल नर्व टू इंटरकोस्टल मसल, एज ए रिजल्ट इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हमारे पास इंस्पायरेटरी जो सेंटर है वो हमारे पास इंस्पायरेटरी नर्व के थ्रू हमारे पास इंटरकोस्टल मसल को हमारे पास मैसेज भेजता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक हो गया। तो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल भी है और इंटरनल। तो इंटरनल एक्सटर्नल हमारे पास इंटरकोस्टल जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और जो इंटरनल है वो हमारे पास रिलैक्स हो जाता है। ठीक हो गया। इसी के साथ हमारे पास जो रिब्स और स्टर्नम है वो हमारे पास अपवर्ड जाते हैं, आउटवर्ड और फॉरवर्ड हमारे पास जाते हैं, मतलब स्पेस छोड़ता है कि हमारे पास एयर आ जाए और इनके लिए हम जो जगह है वो स्पेस खाली करें। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अच्छा, डायफ्राम के साथ क्या क्या चेंजेस आ सकती है डायफ्राम में। ठीक हो गया। तो इंस्पायरेटरी सेंटर सेंड एन पल्स थ्रू प्रीनिक नर्व टुवर्ड डायफ्राम, एज ए रिजल्ट डायफ्राम मूव डाउनवर्ड लेस डोम शेप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। इंस्पायरेटरी सेंटर इसी तरह हमारे पास प्रीनिक नर्व के थ्रू डायफ्राम को एक मैसेज भेजता है कि डायफ्राम हमारे पास डाउनवर्ड जाए, वो हमारे पास रिलैक्स स्टेट में इस तरह होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जब इंस्पायरेशन होता है तो थोड़ा लेस डोम शेप होता है, इसलिए कि हमारे पास जो एयर आता है तो इसके लिए जगह बच जाए। ठीक हो गया। तो डायफ्राम हमारे पास डाउनवर्ड जाता है और इनका जो डोम शेप है वो लेस डोम शेप बन जाता है और ये हमारे पास कंट्रैक्ट होता है। ठीक हो गया। रिलैक्स हालत में इस तरह होता है, जब ये इस तरह कंट्रैक्ट होता है तो ये हमारे पास लेस डोम शेप बनाता है। ठीक हो गया। अब लंग का वॉल्यूम किस तरह हो जाता है, ये एक्सपेंड होता जाता है। ठीक है। अच्छा, चेस्ट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एक्सपेंड हो जाता है, इस तरह वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ लंग भी हमारे पास एक्सपेंड हो जाता है। ठीक हो गया। Volume and capacity of thoracic cavity and lung increase, pressure inside lung decrease, then external atmospheric pressure। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल था और डायफ्राम ये कंट्रैक्ट हो गए तो उन्होंने जगह छोड़ दी। ठीक हो गया। अब हमारे पास चेस्ट कैविटी भी हमारे पास इंक्रीज हो गई तो प्रेशर इनसाइड द लंग जो था वो हमारे पास डिक्रीज हो गया। ठीक हो गया। प्रेशर इनसाइड द लंग हमारे पास डिक्रीज हो गया, देन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहर की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे पास ज़्यादा है और इनसाइड द लंग जो प्रेशर है गैसेस के, एयर के, वो हमारे पास कम है। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ये
लो हाई पार्शियल प्रेशर या हाई एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे पास लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास लंग में जो प्रेशर है वो हमारे पास कम है और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास जो एयर है वो सकिंग के थ्रू हमारे पास हमारे लंग में आ जाएगा। ठीक हो गया। सकिंग अपर इनसाइड लंग प्रेशर डिक्रीज एयर रश टू लंग थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस पे, जिस तरह हमने कहा कि गैस इज कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन हमारे पास लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू सक्शन पंप मैकेनिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, प्लूरल कमिटी में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आते हैं। प्लूरल हमारे पास प्लूरा एक मेम्बर है जो कि हमारे पास 2-3 लेयर से बना होता है और इन 2 लेयर के ज़मान हमारे पास क्यूविटी भी होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्यूविटी है, प्लूरल क्यूविटी इनको कहते हैं और ये लंग के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव मेम्बर हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये हमारे पास इनलार्ज होती है ताकि हमारे पास जो लंग है इन पर हमारे पास प्रेशर ना हो और इनमें एक क्यूविटी वैक्यूम सा हमारे पास बन जाए ताकि इनमें हमारे पास आयर आ जाए और फिर ये हमारे पास लंग एक्सपेंड फिल फ्लूरल कैविटी क्लोज। ठीक हो गया। जब हमारे पास लंग में हमारे पास आयर आ जाता है तो ये हमारे पास फिर फ्लूरल कैविटी जो है वो हमारे पास क्लोज हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थी इंस्पायरेशन की जो इवेंट के इनमें ये चीज़ें होती है। ठीक होगा। अब अच्छा, दूसरा जो पेज है वो हमारे पास एक्सपायरेशन का या एक्सहेलेशन। ठीक हो गया। पैसिव प्रोसेस एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस, मतलब इनमें हमारे पास एनर्जी यूज़ नहीं होती है, खुद बहुत ये प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। इन विच ह्यूमन रिलीज CO2 टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। आसान चीज़ें हैं। और जो कि हमारे पास इंस्पायरेशन था वो एक्टिव प्रोसेस था, इनमें हमारे पास एनर्जी यूज़ होती है। ठीक हो गया। अच्छा, बोगनेली का है इन सेवियर मस्कुलर और एक्सरसाइज द एक्सपायरेशन बिकम एक्टिव। ठीक हो गया। हैवी और मस्कुलर एक्सरसाइज में हमारे पास एक्सपायरेशन भी हमारे पास फिर एक्टिव हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम रनिंग करते हैं ना, दौड़ लगाते हैं तो हमारा सांस ना जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, तो इसलिए वहाँ हम हमारे पास एक्सपायरेशन भी हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं, इनमें हमारे पास एनर्जी फिर यूज़ होती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपायरेशन के लिए जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो है एक्सपायरेटरी सेंटर, जो कि हमारे पास डोर्सल और लेटरल पोर्शन ऑफ मेडोला में हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपायरेशन के लिए जो स्टिमुलस है वो हमारे पास हाई कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। ठीक हो गया। जब हमारे पास CO2 ब्लड में ज़्यादा होता है तो ये हमारे पास नुकसानदेह है और ये एसिडिक है, ये हमारे पास ब्लड की जो pH है इनको हमारे पास इंक्रीज़ करता है, तो इसलिए हार्मफुल है, तो इसको बॉडी से निकालना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक्सपायरेशन के थ्रू ये हमारे पास बॉडी से रिलीज़ होता है। ठीक हो गया। एक्सपायर होता है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं कि हमारे पास एक्सपायरेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंटरकोस्टल मसल में हमारे पास कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। Expiratory center detect the concentration of carbon dioxide in a blood, then send impulse toward intercostal muscle as intercostal muscle relax। ठीक हो गया। एक्सपायरेटरी सेंटर हमारे पास ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज की जो कंसंट्रेशन है वो डिटेक्ट करता है और फिर हमारे पास इंटरकोस्टल मसल को एक मैसेज देता है कि वो हमारे पास रिलैक्स हो जाए। ठीक हो गया। एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल है वो हमारे पास रिलैक्स होता है और इंटरनल जो है वो हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। इसी के साथ रिब एंड स्टर्नम मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड बैकवर्ड। ठीक हो गया। मतलब हमारे पास रिब्स और स्टर्नम है वो अपनी पोजीशन पे आएगा जहाँ से वो उसने एक्सपेंड की हो, जहाँ से वो एक्सपेंड हुए थे। ठीक हो गया। और इस तरह हमारे पास चेस्ट कैविटी भी अपनी जगह पर आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, डायफ्राम में क्या चेंजेस आएंगे। तो एक्सपायरेटरी सेंटर आल्सो सेंड इम्पल्स टू डायफ्राम एज डायफ्राम रिलैक्स अपवर्ड डोम शेप। ठीक हो गया। एक्सपायरेटरी सेंटर इसी तरह डायफ्राम को इम्पल्स भेजेगा थ्रू फ्रीनिक नर्व, एज अ रिजल्ट डायफ्राम रिलैक्स होगा और अपने इस डोम शेप को आ जाएगा इस तरह, और अपवर्ड जाएगा इस तरह था तो इस तरह जाएगा। ठीक हो गया। और रिलैक्स होगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, लंग्स वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक हो गया। तो लंग जो वॉल्यूम था तो हमारे पास एयर बाहर जाएगा ना तो हमारे पास डिक्रीज़ होगा लंग वॉल्यूम। ठीक होगा। और प्रेशर इस पर इंक्रीज़ होगा इनसाइड द लंग, देन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे पास लंग का जो इनसाइड का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास गैसेस
फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जाता है, तो इसलिए हमारे पास एक सेल ऑफ एयर होगा जो गंदा हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड फाउल एयर डिफ्यूज, ठीक होगा। और जो हमारे पास फ्लूइड लिक्विडिटी इनलर्ज हुए थे वो रिड्यूस होंगे, ठीक हो गया। तो ये थी आज की लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।